अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से तशवीशनाक सूरत हाल सामने आ रही है। बानी पीटीआई की बिनाई का इशू जो है वो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। इस हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी हुक्म जारी किया गया है कि बानी पीटीआई की आँख का जो चेकअप है वो जल्द अज जल्द करवाया जा सके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के हवाले से भी मुख्तलिफ बयानात और मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दे रही है कि अब अगर हमारे मामला जो है सॉर्ट आउट नहीं होते तो जाहिर है फिर कोई बड़ी पेशरफ्त भी आगे जाके हो सकती है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी मामले पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे बांग्लादेश के इंतखाबी नताइज के बाद अब बांग्लादेश में क्या हुकूमती सेटअप बनेगा, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात जो हैं वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे और भारत के लिए कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन होगी कि वो किस तरह से अपने ताल्लुकात को बांग्लादेश के साथ मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अब एक तरफ बांग्लादेश के लिए एक तरफ चाइना है, एक तरफ अमेरिका है और इन दोनों में भी अब तवाज़ुन कायम करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से क्या बड़ी पेशरफ्त हो सकती है, इस मामले पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे घरेलू सार्फिन पर हुकूमत ने एक नई पॉलिसी का ऐलान किया कि फ़िक्स्ड चार्जेस जो हैं वो आयद किए जाएंगे और जबकि सनतों को सब्सिडी दी जाएगी। इस मामले पर भी बात करेंगे कि आखिर हुकूमत ने ये फ़ैसला क्यों लिया और इस पर आगे जाके जो है क्या फ़ैसला सामने आ सकता है और हुकूमत की जानिब से ये जो स्टेप लिया गया है सार्फिन जो हैं इस पर क्या रिएक्ट करेंगे, इस मामले पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे बानी पीटीआई की बिनाई के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि चेकअप करवाया गया लेकिन 15% जो उनकी बिनाई है वो रह चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस हवाले से एक्शन लिया। उन्होंने भी कहा है कि जल्द अज जल्द इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए, उनकी आंखों का मुआयना करवाया जाए। अब इस सारे मामले पर बात करते हैं। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म हैं। इख्तियार वली खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से भी हम मुख्तलिफ खबरें सुनते रहे, अब उनकी बिनाई के हवाले से भी स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ सामने आ रही हैं कि अक्टूबर में कहा गया था कि उनकी आँख जो है वो ख़राब है और उसका चेकअप जो है वो लेट हुआ जिसकी वजह से अब 15% उनकी आँख की बिनाई रह गई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्यों गवर्नमेंट की जानिब से गफलत का मुजाहरा किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम ज़ैनब जतोई। मुझे बताइए, ये 15% रह गई है वाली बात, ये रिपोर्ट किसकी है? सर क्या आप ये मुझे बता सकती हैं? सर ये पीटीआई का बयानिया ही है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है, उनकी बहन तो ये भी कह रही है कि उनको सिर्फ लाइट नज़र आ रही है एक आंख से। 15% बिनाई के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कह रही है और जो रिपोर्ट हमारे पाकिस्तान तहरीक सामने आ रही है। इंसाफ की कौन सी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बयानी है कि कभी सच साबित हुई है? ये तो वैसे ही लग़वियात वाली बात है, झूठ है सरासर। मैं इसको झूठ ही तब तक समझूंगा, ये झूठ है और तब तक समझूंगा जब तक कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं कहेगा। वरना ये वही है जो इससे पहले तो ये लोग ये भी कह चुके हैं कि इनको जहर दिया जा चुका है, मारने की कोशिश की गई है। ये तो पहले ये भी बात कर चुके हैं। ये वैसे ही बातें। मैं खुद चश्मा पहनता हूं, मुझे नहीं पता कि मेरी बीनाई कितनी है और कितनी रही। इतनी टेक्निकल बात कौन कर सकता है? एक वकील की मैं बात मान लूं जिसको एक मरीज ने खुद बताया है, उसको परसेंटेज की एक्यूरेसी का क्या पता? आई डोंट बिलीव इन इट। ये गलत बात है। इख्तियार वली खान साहब, सर ये फरमाइएगा कि ये तो चले एक लंबी बहस है कि उनकी बिनाई कितनी खराब चली गई या है, लेकिन ये तो बात एक हकीकत है कि उनको एक मसला सामने आया है कि उनकी आंख में मसला है। इसीलिए हुकूमत जो है आधी रात को जेल काम उनको पिम्स भी लेके गए, वहाँ पे 12:30 बजे रात को ऑपरेशन थिएटर भी खुलवाया गया। डॉक्टर आरिफ खान साहब ने उनका मुआयना भी किया, प्रोसीजर भी किया। इसका मतलब है कि बीमारी कोई है। अब मामला ये है कि क्या आप तो ये अंदर की बात में बताएं कि इलाज के लिए उन्हें जेल से बाहर निकालेंगे या मुल्क से बाहर निकाल रहे हैं? हाँ, ये अब सेंसेबल बात हुई ना। मैं कहता हूं कि बयानिए बनाने से ज्यादा बेहतर है कि आप इलाज के बहाने बना लें। इलाज के लिए कोई तरीक़ेकार ढूंढे, वो ज्यादा जरूरी है। अगर इफ यू थिंक के वो बीमार हैं एंड इफ यू थिंक के उनकी सही इलाज उनका नहीं हो सका और उनका बेहतर इलाज होना चाहिए, तो उस बारे में सीरियस होना चाहिए। उसके लिए तरीक़ेकार क्या है? ये है कि आपके पास अदालत का रास्ता मौजूद है और अदालत ने भी आपको एक दोस्त भी दे दिया है जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट हैं और उनके वकील हैं। तो आप एक दरख्वास्त जमा करें। आप पिम्स से मुतमईन नहीं है, आप शिफा आई हॉस्पिटल ले जाएं, दूसरे शिफा इंटरनेशनल में ले जाएं, आप आगा खान ले जाएं, आप लाहौर चेक कराना चाहें उधर ले जाएं। आप अगर उनको मुल्क से बाहर ले जाना चाहते हैं तो भी दरख्वास्त दे दें।
उसके लिए भी कानूनी तरीकेकार मौजूद है। लेकिन ये बयानिया बनाना जो है ना, मेरे ख्याल में ये बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि गुज़श्ता 15 साल से 10-15 साल से ये लोग सिर्फ बयानिया ही बना रहे हैं। बाकी इनको बनाने को गाजर का हलवा बनाना भी नहीं आता। ये इतना ही कर सकते हैं, बयानिया बनाते रहते हैं, और आज बना देते हैं, कल परसों खत्म हो जाता है, उड़ के रह जाता है। नहीं ये लेकिन वही सर, बात है कि जी मेरे कान में किसी ने कह दिया कि जी 35 पंक्चर, जी वो तो जी सियासी बयान था, हाँ वो जी साहब, साइफर नहीं लेकिन आ गया, चलो इस पे खेलते हैं। हर हाँ बात पे साहब, खेला नहीं जाता। हाँ साहब, गुजारिश ये है कि बयानिया तो वो बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो वफाकी वजीर दाखिला हैं सैयद मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने तो कहा है कि मॉडल जेल जो है 2 महीने में तैयार हो रही है, वहाँ पे आंखों का इलाज भी होगा। तो क्या 2 महीने तक मजीद यही बयानिया चलेगा और उनको कहीं और मजीद चेकअप करवा के उनका इलाज करवाने की कोशिश नहीं की जाएगी? नहीं सर, वो मोहसिन नकवी साहब के कहने का मतलब ये है कि उनका प्रोग्राम जो है वो लंबा है, वो कोई 2-4 हफ्ते की बात नहीं है। ये निसफ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। तो मेरे ख्याल में 2020 के मूड में नहीं रहना चाहिए। टेस्ट मैच की पोजीशन पे आ जाएं तो बेहतर है। कमेंट्री भी उसी तरह करें, बैटिंग भी उसी तरह करें, फील्डिंग भी उसी तरह करें, बॉलिंग भी उसी तरह करें। इतना ज्यादा तेज खेलने की जरूरत है नहीं, वरना आपके बयानी सारे जो है वो दिन ब दिन टूटते जा रहे हैं और खत्म होते जा रहे हैं। आप जो चाहते हैं कि अगर इफ यू थिंक के इमरान खान साहब की सेहत खराब है और उनको कोई बेस्ट फैसिलिटी, एक तो जो चीज जिंदा इंसान के साथ लगी बंदी चीज है वो बीमारी है। आप भी बीमार हो सकते हैं इमरान याकूब साहब, मैं भी हो सकता हूँ, और अल्लाह बचाए जैनब जतोई भी बीमार हो सकती है। लेकिन उसके लिए इलाज होता है, सुन्नत अमल है और फैसिलिटेशन होती है। हुकूमत का काम है आपको सहूलत फराहम करना, आपको फैसिलिटेट करना, आपकी तसल्ली के मुताबिक आपकी फैसिलिटेशन करना। दैट्स इट। सर उससे अच्छा हम सर, पीछे नहीं फैसिलिटेशन हटते। कर रही है, लेकिन जेल हुकाम की जानिब से फिर इसका मतलब है गफलत का मुजाहरा भी किया जा रहा है। वो बता रहे हैं कि दांत का दर्द भी उनको काफ़ी टाइम से है, उसका भी इलाज नहीं करवाया जा रहा। तो मुख्तलिफ किस्म की शिकायत तो की जा रही हैं बानी की तरफ से, और फिर इसका मतलब है कि जेल हुकाम इसके बताएं। जैनब, ये दांत का दर्द, ये कान का दर्द, ये नाक का दर्द, ये सारी छोटी छोटी चीजें ये इंसान के साथ लगी बंदी हैं। हम जेल से बाहर हैं, क्या हमारे पास हमें नहीं होती? कभी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, कभी घर में कोई दवाई ले लेते हैं। कोई चीज जब सीरियस होती है वो सीरियस होती है, और नॉन सीरियस चीजों को सीरियस बनाना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, तो इनकी एक सर ट्रैक आप हिस्ट्री समझते हैं है। कि आंख का मेरे मसला कोई ख्याल में बहुत बड़ा इससे मसला बाज नहीं है आ जाए। उनका? मैंने कब कहा है कि नहीं है? आंख का मसला बड़ा ही मसला होता है अगर बड़ा हो। जी लेकिन अगर बड़ा ना हो तो उसको बड़ा बना के पेश नहीं करना चाहिए, वो फिर गलत है। हम ये समझते हैं कि बानी साहब का, देखें हम सब इंसान हैं, और डिप्रेसिएशन जो है वो उम्र के साथ साथ हर चीज की होती है। कभी ये नजर 6/6 हुआ करती थी, और आज 6/6 नहीं है। ये कान है, ये फर्स्ट क्लास काम करते थे, आज शायद उस तरह नहीं करते जितना 10-15 साल पहले करते थे। ये दांत थे, पहले बड़ी कुछ इससे तोड़ देते थे, आज उस तरह शायद नहीं तोड़ सकते। डिप्रिसिएशन एक और चीज है, और इंसान बीमार होता रहता है, और इलाज फिर करना सुन्नत अमल है, वो साथ साथ चलता रहता है। लेकिन हर बात पे सियासत करना के हाई जी मैं तो लुटी गईया, ये वाली कहानी जो है ना, ये छोड़ देनी चाहिए। अच्छा हाँ साहब, इसका कोई फायदा नहीं है। और हाँ साहब, इस कहानी को छोड़ें, हम दूसरी कहानी पे चले जाते हैं। ये फरमाइएगा कि जी। कल जो वजीर आजम मिले हैं, उन्होंने मुलाकात की है एक वफद के साथ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब से। अच्छा, उसकी जो सरकारी तौर पे वीडियो जारी की गई है, उसके हवाले से भी बड़ी स्टोरियां कहानियां चल रही हैं। आप ज़रा बताएं, क्योंकि आप तो अंदर की खबर रखते हैं, कि क्या वहाँ पे डिस्कशन हुई, क्यों जरदारी साहब बज़ाहिर नाला नज़र आए या तेज़ मोड में नज़र आए, और क्या बानी की सेहत के हवाले से भी वहाँ को गुफ्तगू हुई? देखिए, इस लेवल की जो मुलाकात होती है उसका फिर सरकारी एलामिया जारी होता है। मैं वहां की कोई खबर जो है वो देने से कासिर हूं, लेकिन इतना आपको जरूर बताऊंगा कि जरदारी साहब किसी बुरे मूड में नहीं थे, वजीर आजम साहब भी अच्छे मूड में थे। और वहां पर लाजिमी बात है, जब दो लीडर इकट्ठे होते हैं
एक मुल्क का सदर है, एक मुल्क का वजीर आजम है, एक अपनी जमात के बड़े हैं, दूसरे अपनी जमात के बड़े हैं, जिम्मेदार लोग हैं। तो वो जहाँ बैठते हैं तो जाहिर है वहां पर फिर मलका तरन्नुम नूरजहां के गानों पे बात थोड़ी होती है, मौसम सिर्फ डिस्कस थोड़ी होता है। वहां पे सियासत भी डिस्कस होती है, निज़ाम हुकूमत, निज़ाम रियासत पे भी बात होती है, और जो चीजें रनिंग जो इश्यूज होते हैं उस पर भी डिस्कशन होती है, डेफिनेटली होती है। आप इख्तियार वली खान साहब लगता है आज इतना तेल मल के आए हैं कि किसी तौर भी ना किसी काबू नहीं आना चाहते। आप गुजारिश ये है Controversy सर से कि बचना ये चाहते। फरमाइएगा ज़रा आसान लफ्ज़ों में, हमारे व्यूअर्स जो है ना सादा लोग ज़्यादा हैं, हमें ये आसान लफ्ज़ों में बता दें कि अगर पीटीआई की तरफ से कोई दरख्वास्त दी जाती है बानी को इलाज के लिए बाहर लेके जाने की, तो क्या हुकूमत अब इस पोजीशन में है कि उसकी इजाज़त दे दे? हुजूर कल तक तो ये हमें कहते थे कि ये बेइख्तियार लोग हैं, ये बेइख्तियार हुकूमत है, तो अब मेरे ख्याल में इनको हमारे इख्तियारात का इल्म हो गया है। तो मैंने तो कल रात को ही कह दिया था कि भाई अपनी मर्जी के अस्पताल में ले जाना चाहते हो तो दरख्वास्त दे दो, किसी और मुल्क ले जाना चाहते हो तो भी दरख्वास्त दे दो, मर्जी उनकी है। इमरान याकूब साहब, मैं और आप क्यों मुद्दई बने? वो जैसे दरख्वास्त देंगे उसके मुताबिक और कानून के मुताबिक फिर हम फैसिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि ये भी खबरें सामने आ रही है कि महमूद खान अचकजई और पीटीआई में भी कोई इख्तलाफात चल रहे हैं, इस बारे में भी कोई खबर आपके पास है? क्या वजह है? सर आपकी मुस्कुराहट जो है ना वो हमें खतरनाक लग रही है इस टाइम। देखिए ये अल्लाह माफी दे, मैं बड़े बोल से अल्लाह बचाए। मैंने ये कहा था कि जिस दिन महमूद अचकजई साहब की अपॉइंटमेंट हो गई बीइंग अपोजिशन लीडर, मैं कहा मुझे ये रोमांस जो है, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, ये मुझे 2, ढाई, 3 महीने से ज्यादा चलता नजर नहीं आता, हमारे ही प्रोग्राम दिखाई में, नहीं देता। हमारे ही प्रोग्राम में पहली दफा आपने ये मैंने मैंने आपको यही बात बताई थी, ये इतना अननेचुरल अलायंस है कि इतना अननेचुरल कि एक बिजली की गर्म तार है, दूसरी ठंडी, दोनों आपस में मिलेंगे तो धमाका ही होगा, धड़ास ही होगा, शॉर्ट सर्किट ही होगा, तबाही फैलेगी, हो नहीं सकता। ये बिल्कुल गैर फितरी इत्तेहाद है। ये चंद दिनों के लिए, मुझे महमूद अचकजई साहब को भी शायद इस बात का इदराक था और अब मजीद भी हो चुका है। आप सोचे जरा, वजीर आजम साहब के साथ मुलाकात एक्सपेक्टेड है महमूद खान अचकजई की, सोहेल आफरीदी अपनी मुलाकात कर चुके हैं। अब इसके बाद अगर सोहेल आफरीदी की मुलाकात होगी इमरान खान साहब के साथ, तो उनकी किस तरह कान की छाई होगी वो भी आपको पता है। और महमूद अचकजई साहब अगर मिल लिए वजीर आजम को, तो वो इमरान खान साहब जो है उस पर उनका क्या रिएक्शन होगा वो भी आपको पता है। और अगर उन्हें टॉलरेट कर भी लिया, तो आपका क्या ख्याल है कि वो उनको क्या बोलेंगे कि आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? वो तो सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मुतालिबात उनके सामने रख देंगे। महमूद अचकजई साहब जब वापस आएंगे, उस वक्त आप अपना कैमरा रेडी रखिए, अपना माइक रेडी रखिए, और फिर उनकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी देखने वाली होगी, जो उनकी आवाज होगी, जो उनकी बात होगी, वो भी सुनने और रिकॉर्ड करने लायक होगी, और वो फिर तारीख का हिस्सा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोऑर्डिनेटर वजीर आजम इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें इस सारे मामले पर बता। इमरान साहब, आपका कमेंट लेना भी बड़ा ज़रूरी है इस मामले पर। हमने देखा कि पहले बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही थी, फिर उनकी सेहत से मुतालिक उनकी आंख का जो मसला बना, उस बारे में भी गवर्नमेंट ने पहले कंसील करने की कोशिश की, बाद में फिर बताया कि उनकी आंख का मामला जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होता दिखाई दे रहा है। अब बानी की आंख के हवाले से मुख्तलिफ इंकशाफात सामने आ रहे हैं, रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है। ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई, ऑथेंटिसिटी होगी उस रिपोर्ट की, लेकिन अब आप क्या समझते हैं कि एक मुल्क का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, क्या गवर्नमेंट उसको इतना फैसिलिटेट नहीं कर सकती कि उसकी या तो अपनी वुकला फैमिली से मुलाकात करवाए, पहले वो नहीं करवाने दी जा रही, और फिर फैमिली इतनी लाचारगी का शिकार है या पार्टी इतनी लाचार है कि उनको सुप्रीम कोर्ट जाके दरख्वास्त देनी पड़ती है और फिर उनको या तो धरने और एहतजाज करने पड़ते हैं बानी से मुलाकात करने के लिए। तो ये इस मामले को आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? क्या समझते हैं कि हुकूमत का ये दुरुस्त इक़दाम है जो कर रही है? देखिए ज़रा, बात ये है कि आप जो बात कर रही हैं ना, उसमें दो तरह की चीज़ें। आप एक बात ज़हन में रखें कि बानी पीटीआई जो हैं, उनके किस पोजीशन में वो जेल काट रहे थे,
इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका क्या रवैया था, पाकिस्तान में सियासत के रमूज़ व इसरार क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको ओवरऑल देख के फिर इस पे बात करना होगी। अब जहाँ तक बानी पीटीआई इमरान खान साहब की सेहत का मामला है, तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि फॉर्मर वज़ीर आज़म ही क्यों, कोई रेडी वाला भी अगर जेल में है और उसे, अच्छा इसका मतलब है कि गरीब आदमी की आंख की कोई अहमियत नहीं है और वो फॉर्मर वजीर आजम जो उसकी आंख की इतनी अहमियत है कि उसको कोई मसला हो गया तो मुसीबत पड़ गई है। तमाम जो कैदी हैं उन सब के लिए ये सहूलत होनी चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता उनको बीमारी होती है, आंख की हो, नाक की हो, कान की हो, गले की हो, कोई भी हो, तो उनका इलाज होना चाहिए। अगर कोई बंदा मुजरिम है या मुलजिम है, दोनों सूरतों में जेल की सलाहों के पीछे है, तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि उसको इलाज की सहूलत ही ना दस्तयाब हो। दूसरी बात यह है कि मैं आपसे अर्ज कर दूं, 2 दिन पहले यहाँ लाहौर में सिक्योरिटी ज़राए से जर्नलिस्टों की मुलाकात हुई, सीनियर जर्नलिस्टों की, मैं भी उस मुलाकात में शामिल था। तो मैं अर्ज़ कर दूं कि वहाँ पे इस हवाले से 2-3 जो बातें ख़ास तौर पे डिस्कस हुई, उसमें वहाँ पे बानी पीटीआई हों या सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात जिसका जिक्र इख्तियार वली खान साहब कर रहे थे, तो मामला ये है कि वहाँ पे भी जो सिक्योरिटी ज़राए थे उन्होंने तो साफ कहा कि जी हमारा तो सियासत से ताल्लुक ही कोई नहीं है, तो ये सियासतदानों ने फैसला करना है कि इसका क्या मामला है। लेकिन एक आम तासुर जो था इस मुलाकात में वो यही था, एक आम तासुर कि भाई कहीं ना कहीं को मामला इस तरह से है। सुहेल अफरीदी साहब को भी कुछ ऐसी ब्रीफिंग दी गई है कि जिससे उनका मूड जो बेहतर हुआ है। उसी तरह आप ये देखें कि एकदम से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ्रेंड ऑफ कोर्ट बना के सलमान सफदर साहब को भेजना, फिर उनका एक मुफस्सल रिपोर्ट लिखना और फिर ये सारे मामला तो ना, तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि खान साहब जो हैं उनको इलाज की सहूलत दस्तयाब होंगी। बिल्कुल, खान साहब को इलाज दस्तयाब होनी चाहिए। कोई भी कैदी हो उसको जो भी उसके राइट्स होते हैं वो देने चाहिए। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने मैदान मार लिया, 73% वोटर इस्लाहात के हामी। इस पर बात करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बांग्लादेश में एक नया हुकूमती सेटअप बनने जा रहा है। बीएनपी की कामयाबी के बाद अब जाहिर है वहाँ पर खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान जो है बांग्लादेश के अगले वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो जनूबी एशिया में बड़ी तब्दीलियाँ रोनुमा हो सकती हैं, लेकिन बांग्लादेश के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन भी हो सकती है कि किस तरह से वो चीन और अमेरिका के दरमियान अपने ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम कर सकेंगे। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अब किस तरह से आगे बढ़ते हैं, इस सारे मामले को डिस्कस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान, दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने तो जीत अपने नाम कर ली है, अब आगे एक नया हुकूमती सेटअप भी बनने जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं आप इन इंतखाबात को? पहले तो इस पर तबसरा करें, फिर आगे मजीद भी आपसे जानते हैं इस मामले पर। जिसमें आई थिंक ऑन द लाइटर साइड, मैं खुद बांग्लादेश में रहा हूँ तकरीबन 1 साल कोर्स के लिए, और तब सीना वाजिद की पहली गवर्नमेंट थी। वहाँ कहा जाता था कि अगर बीएनपी जीतती है तो ये पाकिस्तान की कामयाबी है, और अवामी लीग जीतती है तो ये इंडिया का। दिस वाज आई थिंक पोलराइजेशन। तो इट्स एक तो बीएनपी अलग तरह से प्रो पाकिस्तान पार्टी, इफ यू कंपेयर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और खालिदा जिया जो है, आपको याद होगा मरहुमा जो है, उनका बड़ा रोल रहा इसको स्टैंड करने में। आई थिंक नवाज शरीफ साहब और उनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री भी थी। और उसके बाद जो है आपको पता होगा कि अवामी लीग की जब आई गवर्नमेंट ने बड़ा रुथलेस एक्सप्रेस किया, और वो तकरीबन मतलब आई वुड से प्रेजेंट में या हाउस अरेस्ट में जिंदगी गुजारी, एंड देन शी पास्ड अवे। और तारिक रहमान साहब उनके बेटे हैं, कि जमाने में उनको ब्लैक प्रिंस भी कहते थे। लेकिन आई थिंक नाउ ही इज इमर्ज एज द स्टेट्समैन, और ही इंशाल्लाह गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, और यंग है, एनर्जेटिक है। और ये जरूर है कि जो इनको ऑलमोस्ट आई थिंक 15 से 17 साल एग्जाइल में रहना, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिसर्च एनालिसिस विंग। इनको वो झूठे केसेस बनवाए गए और इनको फिर एग्जाइल में रहना पड़ा। तो आई एम श्योर ही मस्ट रिमेंबर। मोदी साहब ने मुबारक तो फौरन दी है, क्योंकि अभी खसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, लेकिन दे आल्सो नो इट कि ये यहाँ पे दाल नहीं गलनी। और जो आई थिंक रेवोल्यूशन की पेस थी बांग्लादेश पे चलेगा। एक इसके अंदर चीज का जिक्र नहीं, और वो है जो आप कह रहे हैं जुलाई का चार्टर है। यानी एक तो इलेक्शन हुए जिसमें अवामी लीग लीडिंग है, और जमात इस्लामी की जो कोलिशन थी विद सिटीजन पार्टी वो नंबर 2 पे है। उन्होंने अच्छी सीट्स ली, आई थिंक 65 और 70, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी देगी। मोदी साहब ने मुबारकबाद दी है, जुलाई चार्टर पे हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर सकती है बीएनपी। ब्रिगेडियर साहब, असल जो क्वेश्चन है वो ये है इस वक्त
कि बांग्लादेश जो है वो हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा करेगा, और अगर करते हैं तो उनको क्या रिस्पांस मिलेगा? जी, आई थिंक इसमें चूंकि ये एक जुडिशियल फैसला है, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया था, तो एक तो वो कन्विक्टेड है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, और स्पेशली अगर एएनपी का या लेट्स से अगर कोई जमात इस्लामी का भी होता, तो दे हैव टू परसू दैट। उन पर बड़ा प्रेशर रहेगा कि डिमांड करें, बिकॉज उनकी कन्विक्शन हुई है और भारत ने एक इलीगल एक्ट किया हुआ है। लेकिन साफ ज़ाहिर है अवामी लीग उनका बहुत बड़ा एसेट रहा है। आई थिंक पिछले 50 साल अवामी लीग के बलबूते पे ही उन्होंने इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया बांग्लादेश को, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया, फिल्में बनाई गई। तो मेरे ख्याल में दे हैव टू एग्री एज अ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि अगर जुडिशियल फैसला है और डिमांड आती है अवाम की तरफ से, क्योंकि अभी भी सर्टन पार्टी जमात इस्लामी एक अच्छी खासी अपोजिशन में है, तो दे विल पुट प्रेशर, तो इनको ये शायद करना पड़े। दूसरा जो जुलाई चार्टर है वो बड़ा जरूरी है, वो आई थिंक पूरा रेफरेंडम भी हो, इसमें 66% वोट पड़ गया है, फाइनल अवाम ने एक्सेप्ट किया है, और वो रिफॉर्म 180 डेज में उन्होंने रिफॉर्म्स करनी है। आई थिंक पार्लियामेंट भी बाई कैमरल हो जाएगी, सेनेट आ जाएगी, पहले शायद सेनेट नहीं थी। फिर प्राइम मिनिस्टर जो है 10 साल ज्यादा नहीं रह सकता, अपोजिशन लीडर विल बी डिप्टी स्पीकर, और बहुत सारी चीजें हैं जो जनरेशन वी की डिमांड थी उसके अंदर है, तो उस पर भी आई थिंक और करना चाहिए कि बीएनपी पे प्रेशर होगा, फिर इकोनॉमी को सीधा करना है। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशनशिप जो है आई थिंक इंशाल्लाह इसी तरीके से ग्रो करेगा। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि बहुत सारे जो तजियाकार हैं उनका ये मानना है कि बांग्लादेश के जो मौजूदा इलेक्शंस हैं उनके नताइज ने ढाका से लेकर दिल्ली तक की हुकूमत को गिरा दिया। क्या वाकई ऐसा है? जी देखिए, इसके अंदर ये दो चीजें बड़ी अहम है। एक तो बेसिकली जो ओवरऑल फैक्टर है कि एक एंटी इंडिया वेव भी है। अदरवाइज देखें, अगर लेट्स से अवामी लीग का शुरू में आपने देखा कि इंडियन मीडिया ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि शायद बहुत टर्न आउट कम है, दे सेड के प्रॉब्ली 20% या 25% है। हालांकि खालदा जिया के टाइम में आई थिंक लास्ट टाइम 13% पे चला गया था, तो उसमें आई थिंक इट इज क्लोजर टू 50% या 48 है, विच इज वेरी हेल्दी टर्न आउट फ्रॉम साउथ एशियन जो है। तो बाकी डेफिनेटली इंडिया का जो भी इसमें था कि सबटाज किया जाए, अवाम के अंदर अफरा-तफरी फैलाई जाए, वो कामयाब नहीं हुई। सो एक तरफ अपोजिशन में जमात इस्लामी और सिटीजन पार्टी होगी, और एक तरफ आई थिंक बीएनपी है, तो इंडिया विल हैव अ टफ टाइम मेरे ख्याल में। आपने सर अभी जो जिक्र किया पिछले सवाल के जवाब में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात का, तो जिस तरह से मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, वो दिफाई मुआहदे की बात हो या खेलों के मैदान की बात हो, तो आप क्या समझते हैं कि नई हुकूमत के आने से ये ताल्लुकात मजीद किस हद तक बेहतर हो सकते हैं? जिसमें आई थिंक क्योंकि पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट थी, और उस दौरान जो भी इनिशिएटिव लिए गए सावधान उसमें अवाम का एक रिफ्लेक्शन भी है। नाउ यू हैव अ प्रॉपर गवर्नमेंट, और मैंने जैसा बताया कि बीएनपी को हमेशा पाकिस्तान के चांद तारा पार्टी भी कहते थे कि ये अपना पाकिस्तान की पार्टी है, बट लेट्स से अवाम ने वोट किया है, तो वी रिस्पेक्ट इट। सर तो एक तो ये कि साउंड फुटिंग पे होगा, बिकॉज जी साउंड फुटिंग पे आएंगे, एक प्रॉपर गवर्नमेंट है, और इंशाल्लाह ताला ताल्लुकात डेफिनेटली ज्यादा मैच्योर होंगे। सर, पाकिस्तान के साथ तो सिफारती रीसेट हो गया है, और जो कि बहुत ही खुशाइंद है। अब जाहिर है हमारे तजारती ताल्लुकात भी आगे जाके मजीद बेहतर होंगे, लेकिन सर ये जो अमेरिका और चीन के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात हैं, उसमें आप क्या समझते हैं, किस तरह से तवाज़ुन कायम किया जाएगा? क्योंकि अमेरिकी सफ़ीर की भी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि चीन के मुतबादिल मिलिट्री सिस्टम वो फराहम करना चाह रहे हैं, तो ये कितना चैलेंजिंग होगा बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट के लिए इनमें बैलेंस कायम करना? ये एक तो अभी जो हार्डवेयर है, आई थिंक इस वक्त बांग्लादेश का मेनली चाइनीज है। शायद आपको याद होगा, इसमें एक जमाने पाकिस्तान इनको टैंक भी दे, तब भी खालदा जिया की गवर्नमेंट जब म्यांमार के साथ की आई थिंक एक हुई थी बॉर्डर क्लैश, तो मेनली आई थिंक 80% चाइनीज है। फिर कुछ इन्होंने मिग लिए थे, मिग 29 ये भी आई थिंक हसीना वाजिद के टाइम पे इंडिया को खुश करने की, हालांकि ये वहाँ पे कोई लेट्स से उनकी रिपेयरिंग की कैपेबिलिटी नहीं थी कि भारत से रिपेयर हो जाया करेंगे और साथ एक कनेक्शन रहेगा। लेकिन नाउ दे आर लुकिंग एट प्रॉब्ली जो है शायद कोई जेब उसकी भी बात हो रही है, जो चाइनीज एयरक्राफ्ट है। बाकी अमेरिका वुड लाइक टू इंक्रीज दिस इन्फ्लुएंस, बिकॉज बांग्लादेश इज इम्पोर्टेंट। इनको आई थिंक एक्सपोर्ट्स में भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, शायद टैरिफ्स काफी कम रखी गई है, स्पेशली जो इनका प्रोडक्ट्स हैं इसके गारमेंट्स के, तो इसका मतलब है दे वुड लाइक टू एंगेज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकली। लेकिन मेरे ख्याल चाइना का जो लीवरेज है, क्योंकि उसमें जैसा यहाँ सीपैक इस तरीके के वहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, मिलिट्री के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो आई एम श्योर बांग्लादेश गवर्नमेंट एक बैलेंस रखेगी।
और दोनों के साथ ताल्लुकात को लेके चलेगी, जिस तरह पाकिस्तान का है कि एक मल्टी अलाइनमेंट उसमें सिस्टम में आपने रहना है। तो इट विल बी अ चैलेंज, लेकिन आई एम श्योर बांग्लादेश गवर्नमेंट विल बी एबल टू नेगोशिएट इट। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आप पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के ताल्लुकात, खासतौर पे दिफाई ताल्लुकात को किस नज़र से देखते हैं? ये पहले भी इस पे आई थिंक हमने बात की थी। एक तो कॉमनैलिटी ऑफ इक्विपमेंट है, और अभी आपने देखा है कि पिछले एक साल में जितने ज्यादा विजिट्स हुए हैं बांग्लादेश की, क्योंकि मैं खुद एक तजर्बा है, मैंने वहाँ स्टाफ कोर्स किया, और अभी हमारे जो कोर्समेट्स हैं लाइक दे रिटायर्ड, लेकिन उसकी नेक्स्ट जनरेशन अभी वहाँ पे कंट्रोल में है, जनरल वकार वगैरह जूनियर थे। तो मेनली जो है अभी उसमें मिलिट्री ट्रेनिंग है, फिर जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं जो पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का है, और बायलैटरली भी काफी ज्यादा एक्सपैंड हुए हैं। नेवी आई थिंक आप देखेंगे गन बोट डिप्लोमेसी होगी, इसके अलावा एयरफोर्स की ट्रेनिंग पे आई थिंक बड़े कीन थे कि हमारे पायलट्स को ट्रेन दे। अदरवाइज बांग्लादेश इज अ वेरी गुड पायलट। एम आलम साहब बांग्लादेशी थे, फिर इनके सैफुल आजम थे जिन्होंने सीरिया में वॉर में इजराइल के जहाज गिराए थे। तो उस लिहाज से बंगालीज आर वेरी गुड पायलट्स माइंड यू। तो अच्छा, मेरे वकार ख्याल खान में एक साहब, बहुत बड़ा स्कोप भी, और चीजें आगे बढ़ेंगी, बिकॉज देखें बांग्लादेश ने भी रियलाइज कर लिया कि भारत की जो गुलामी थी अंडर अवामी लीग, उसमें इनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इनकी इंडस्ट्री को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, एक्सपोर्ट्स को किया हुआ था, मिलिटरी रॉ की इतनी पेनिट्रेशन थी कि हर हेडक्वार्टर में इनका एक बंदा बैठा होता। तो आई थिंक दे आर बियॉन्ड इट, और उसमें देयर इज लॉट ऑफ स्कोप। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश मिलके, और भारत को अगर आपने वाकई बांधना है तो भारत का नॉर्थ ही जो जल रहा है, आई थिंक बांग्लादेश बिकम वेरी वेरी क्रिटिकल। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अब ये जो हमने अमेरिका के अंदर देखा कि अमेरिका और ईरान के चल रहे थे मुज़ाकरात, उन मुज़ाकरात के हवाले से आपका क्या टेक है? क्योंकि सदर ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि 1 माह में मुआहिदा मुमकिन है, तो क्या अब इससे ये तासुर लिया जा सकता है कि जो जंग का खतरा था वो टल चुका है? ये मेरी पहले भी असेसमेंट रही है, एक तो मिलिट्री बिल्डअप जो है मुकम्मल नहीं है। इवन इफ दे ब्रिंग द सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, आपको ज्यादा चाहिए, मतलब एटलीस्ट यू रिक्वायर 3 to 4, अदरवाइज सेलेक्टेबिलिटी नहीं है। बाकी ठीक है, स्नीक रेट्स आप कर सकते हैं, लेकिन उसका मेरे ख्याल में ज्यादा नुकसान होगा। मेन एफर्ट इनका था जब ये आई थिंक ईरान में एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की गई, या आप कह लें फसाद फैलाने की कोशिश की गई, वो एक मेन ट्रम्प कार्ड था जो इसराइल ने भी खेला। आपको पता है मोसाद के एजेंट थे, फिर एलॉन मस्क का जो है बेसिकली स्टार सिस्टम वो एक्टिवेट हुआ, और वो फिर आई थिंक ईरान ने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो वो तो आई थिंक फेज गुजर चुकी है। ईरानी प्रॉब्ली एग्री कर लेंगे न्यूक्लियर के ऊपर कुछ, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि बैलिस्टिक मिसाइल पे कोई एग्रीमेंट हो। नेतन्याहू आई थिंक गया हुआ था, या शायद अभी वापस आ गया, बट ही वाज इन अमेरिका, तो वो जरूर चाहेगा कि ये अटैक हो। लेकिन मेरे ख्याल में जितने भी इत्तेहादी थे, अरब वर्ल्ड है, पाकिस्तान है, तुर्की, नोबडी वांट्स, बिकॉज इस वॉर के बहुत ज्यादा नुकसान हैं। आई थिंक फॉर नेक्स्ट 6 मंथ मेरी असेसमेंट है कि अभी चांसेस कम है, अनलेस के जूश लॉबी डोमिनेट करे और उनसे कुछ करवा ले। अगले 6 महीने मेरे ख्याल में लड़ाई के चांसेस कम है। देयर आर चांसेस कि शायद एक डील हो जाए। लेट्स सी ईरान इसको कैसे प्ले करता है। लेकिन हाँ साहब, दूसरा बेरा जो है उसका भिजवाया जाना, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू की जो मुलाकात है उसके हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उस मुलाकात में ईरान के हवाले से कोई वाज़ेह चीज़ तय नहीं हो सकी। तो ये जो सारा मामला है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ट्रंप जो है वो नेतन्याहू को कायल नहीं कर सके, या नेतन्याहू ट्रंप को कायल नहीं कर सके? आई थिंक जो ज़ाहिर इस्लामी, इसको 2 बड़े झटके लगे हैं जो एट टाइम लोग भूल जाते हैं। एक तो था गजा की वजह से जो एक उनका ओवरऑल इंटरनेशनल इमेज बहुत खराब है। आई एम श्योर भी आपने प्रोटेस्ट भी देखे हैं वैसे। दूसरा, एप्स्टीन फाइल ने बड़ा नुकसान किया है। अमेरिका में एक बड़ी सीरियस डिबेट है, आई थिंक हमने भी लिखा है, एक्सप्रेस रिव्यू में छपा है, बेशक देखें उसमें एप्स्टीन फाइल पे, मैं और मेरी बेगम ने लिखा है कि ग्लोबल जो एलीट थी उसके साथ जो हुआ है। बट आई हैव पुट कि जी आप ये देखें कि जो मंबा है इस डर्ट का, गंद का, वो तो इजराइल है। हाउ कम आपके लीडर्स के साथ ये हो रहा था, दे वर बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, और उनको इजराइल एक्सप्लॉइट कर रहा था। तो आपकी एजेंसियां सो रही थी, CIA, FBI, MI6, 5 आईज, ये किधर थी? और ये डिबेट अभी शुरू हो गई है कि मोसाद अगर इतनी स्ट्रांग है कि अमेरिकन लीडरशिप को वहां पे ख्वार करके या खराब कर कॉम्प्रोमाइज करके दे कैन गेट डिसीजन। तो आई थिंक देयर विल बी अ वेव, और नेतन्याहू के अगेंस्ट सामने देखे प्रोटेस्ट भी हुए वहां पे। तो मेरे ख्याल में इतनी दार नहीं गली, ग्रेजुअली आप देखेंगे कि एप्स्टीन फाइल विल बी अ ह्यूज शॉक टू ज़ायनिस्ट जो आपके रेपुटेशन है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में अगर समझ आ गई अवाम को कि किस तरीके से ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, तो फिर मेरे ख्याल इजराइल का आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता असर रसूख कम होना शुरू होगा। देयर इज अ लॉट ऑफ रिएक्शन व्हिच इज कमिंग, क्योंकि आप देखें ना कि ये इतने आई वुड से कि अपने मोशन होगा, अमेरिका तो उनका मोशन है, उसकी लीडरशिप को अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया है थ्रू एजेंट्स, तो ये मेरे ख्याल में इंतहाई शर्मनाक बात।
सर, आप नहीं समझते कि एप्स्टीन फाइल में सदर ट्रंप का नाम आना और फिर उसके बाद सदर ट्रंप जो कि ये बात करते रहे कि हम जंगें बंद कर देंगे, हम पीस लेकर आएंगे, लेकिन उस तरह से पीस भी नहीं लेकर आए बल्कि नई जंगें छेड़ ली हैं उन्होंने, जिस तरह से ईरान के साथ मामला आपके सामने है, तो सदर ट्रंप की पॉलिटिकल पोजीशन आप नहीं समझते कि आने वाले वक्त में बहुत मजीद कमज़ोर हो जाएगी? इसमें एक फैक्टर है, लेकिन मेरे ख्याल में ट्रम्प कुछ कहते हैं वेरी थिक स्किन है। पहले आप इन पे इल्जाम था रशिया का भी एक कॉम्प्रोमैट का है कि जब ये ही वाज प्रेसिडेंट, आई थिंक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ जो आई थिंक मिस यूनिवर्स प्रेसिडेंट होता था, तो रशिया में हुआ था, वहां गए थे, वहां पे सुना है कुछ हुआ था, उनकी कोई वीडियो छोड़ी थी पुतिन के पास, लेकिन वो चीज आई थिंक इतनी ज्यादा असरअंदाज नहीं, अगले इलेक्शन में जीत गए, तो ही इज अ वेरी थिक स्किन जो, और मेरे ख्याल में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये चीज ऐसा सा डिस्कस होती है कि चले फर्ज करें ट्रम्प साहब का कोई जेन्युइन नाम भी है, तो हु इज डन इट, अगर मोसाद ये कर रही है, इजरायली लॉबी कर रही है, जूश लॉबी, ये बड़ी खतरनाक चीज है। बड़े बड़े आपके आप कह लें कि बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, लीडरशिप है, इवन इंटेलेक्चुअल हैं, उनको अगर आप घेर घूर के इस तरीके से इजरायली पॉलिसी चलाएंगे तो मेरे ख्याल में ये ब्लैक में चलेगा नहीं। आई थिंक ट्रम्प वुड सर्वाइव, इन पे डेफिनेटली प्रेशर रहेगा, लेकिन काफी थिक स्किन है इस बंदे की, इसको शर्मिंदा करना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा खान साहब, ये फरमाइएगा कि सऊदी डिफेंस शो में पाकिस्तान ने जो नए मिसाइल स्मैश का जो है वहाँ पे शो किया है, उसकी रूनुमाई की गई है, तो आप क्या समझते हैं कि इस मिसाइल के बाद पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम है वो कितना मजबूत होगा? आई थिंक मिसाइल सिस्टम में पाकिस्तान पहले भी एक स्टेप आगे रहा है, सिर्फ जो थोड़ा एज था इंडिया को वो था ब्रह्मोस सिस्टम का, मेनली इस रशियन टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक की रेंज में आ जाता है, और आपने देखा है कि ये इसकी सक्सेस रेट अच्छा है, तो इसमें डेफिनेटली एक तो ये डिफेंस सिस्टम आपको, लेकिन ऑफेंसिवली आपको चाहिए, लाइक तैमूर एक सिस्टम है हमारा जो ट्रस्ट हुआ है, जो क्रूज मिसाइल है विद लॉन्गर रेंज 600 किलोमीटर, और दूसरा स्मैश इज बेसिकली मेनली तो एंटी शिप कैन बी यूज आई थिंक ऑन द ग्राउंड आल्सो, कि ये इज एन आंसर अगेंस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स अगर ये लाते हैं, और ये आई थिंक हाइपरसोनिक कैटेगरी में आता है, और इंशाल्लाह इसकी एक्यूरेसी भी बड़ी जबरदस्त है। दूसरा, अगर पाकिस्तान मार्केट कर रहा है और मिडिल ईस्ट में इसकी पजीराई हो रही है, तो साफ ज़ाहिर है पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को देखा जा रहा है, तो हर लिहाज से आई थिंक वी कैन ऑफर इट टू आवर एलाइज, प्लस पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी, जो मैरीटाइम कैपेबिलिटी है, बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, और मेरे ख्याल मिलिट्री के बाद 14 किस्म के डिफरेंट मिसाइल है, इसमें ज्यादा प्रोग्राम हो सकता है अल्लाह के फजल से। इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर हो, नेवी अभी नजदीक नहीं आ सकती। आप ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि बाज जो तजियाकार हैं उनके मुताबिक ईरान पे अमरीकी हमला ना होने की एक वजह यह भी है कि अमरीका बुनियादी तौर पे रूसी और चीनी हथियारों से जो है ना खौफ ज़दा है कि ईरान के पास जो इन दोनों मुल्कों से इमदाद आई है उससे इसराइल और अमरीका का नुकसान हो सकता है। क्या वाकई ऐसा है? इसमें काफी सारे फैक्टर हैं। एक तो ये है कि देखें, जब आपने इंटेंशन शो कर दी कि आप स्ट्राइक करेंगे, और अब फिर उसमें अगर आप टाइम देते हैं तो दूसरी साइड सारे मैयर लेगी। आई थिंक लास्ट प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि ईरान ने अपने इवन मिसाइल सिटीज को एक्टिवेट कर दिया, एंड दे हैव 12 से 14 मिसाइल सिटीज है, पूरे शहर है, फिर अंडर आई थिंक वाटर कैपेबिलिटी है। बाकी अभी इसकी एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि रशियन और चाइनीज डिफेंस सिस्टम है। आपने देखा कि इस तरह स्टारलिंक को इन्होंने आई थिंक इनकैपेसिटेट कर दिया था, दिस वाज चाइनीज टेक्नोलॉजी। उसके अलावा इसकी बात हो रही है F-20 की भी, प्लस अभी आई थिंक कुछ इंडक्शन उन्होंने ऑलरेडी कर ली है, तो मेरे ख्याल में J-10C की ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी बिल्डअप की है। फिर इन्होंने जॉइंट एक्सरसाइजेज भी की हैं, आई थिंक गल्फ में आपने देखा होगा चाइनीज रशियन और इसी तरीके से रशियन ईरान ये मैरीटाइम एक्सरसाइजेज हुई है, तो वो भी एक मैसेज होता है कि भाई इस तरफ आप ना आए, और आपने देखा कि इन्होंने पुल बैक किया है। तो ओवरऑल कैलकुलेट किया जाए इतना टाइम आई थिंक दे दिया गया है, ईरान विल बी मच मोर प्रिपेयर्ड, और जो ये डिले होगा शायद हमले के चांसेस और कम होते जाए। लेकिन ये है कि वही वाली बात है कि यू डोंट नो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट क्या प्लान कर रही है, लेकिन कैपेबिलिटी वाइज मेरे ख्याल में ईरान अभी काफी स्ट्रांग विकेट पे। बिल्कुल, ईरान ने भी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को एक्सपैंड किया, और जाहिर है अमेरिका को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, और अमेरिका भी खतरा महसूस कर रहा है, जिसकी वजह से शायद जंग का जो खतरा है वो टल गया है। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे हुकूमत बिजली के छोटे सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस लागू करने पर क्यों मजबूर हुई, इस मामले पर बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। हुकूमत ने छोटे घरेलू सार्फिन पर फ़िक्स चार्जेस आयद करने का फ़ैसला किया है और प्रोटेक्टेड सार्फिन पर भी फ़िक्स चार्जेस आयद किए जाएंगे। अब चाहे जितने भी यूनिट्स इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन फ़िक्स चार्जेस जो हैं वो आयद किए जाएंगे। सारे मामले पर बात करते हैं। अरशद अब्बासी एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद अब्बासी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। क्या हुकूमत को क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया, और अब क्या समझते हैं अब छोटे घरेलू सार्फिन पर बोझ नहीं पड़ जाएगा अगर फ़िक्स चार्जेस जो हैं उन पर आयद कर दिए जाएंगे? और जितने बता रहे 132 अरब के फिक्स चार्जेस लगाने का फैसला किया हुकूमत ने। देखिए, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका भी और इमरान का भी। इमरान मेरे ख्याल में हफ्ते से नहीं 4-5 साल से लगातार एनर्जी के ऊपर कमेंट्स लेता है। ये जो गवर्नमेंट ने नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग पे लेके आई है, असल इसकी वजह ये है कि ग्रिड में जो महंगी बिजली है, जो कि एलएनजी पावर प्लांट हैं, जो कोयले के पावर प्लांट हैं, इनकी बिजली बहुत महंगी है, कोई ले ही नहीं रहा। आप खुद सोचें कि जो कोयले के 3 पावर प्लांट लगे थे, हर एक 320 मेगावाट का है। उसमें कराची में एक पावर प्लांट है जिसकी कीमत 310 रुपए फी यूनिट है। एलएनजी भी तकरीबन 70-80 रुपए है। अब गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना ऐसे करें जो नेट मीटरिंग जो बेचारे सस्ते देते हैं, और ये भी एक मिनी आईपीपी है, इनके पर हम कदम लगाएं और इनको इस तरह इनके मतलब मैं तो यही कहूँगा खून चढ़ा जाए कि जो बड़े बड़े आईपीपी हैं इनके कैपेसिटी चार्जेस दिए जाए। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल रहा है। आप देखिएगा 2013 से लेकर 2018 तक एक शायद बंदा था जिसने हमेशा ये हक की आवाज़ उठाई कि देखें ये कोल के पावर प्लांट महंगे हैं, ये मैं पाकिस्तान को ये कंगाल कर देंगे। इसी तरह एलएनजी में आप खुद सोचें कि एलएनजी में 2013 से लेकर 2018 तक आप बताऊं कि इसमें आज मुझे आपके प्रोग्राम में कहना पड़ेगा कि शायद इस पर मेरे ख्याल में 2 मेरे पे मर्डर अटेम्प्ट हुई थी। और फिर मैं 2 साल जो नैब में रहा हूं, उसमें एक बात बड़े क्लियर है कि बड़ा जुर्म किया उन लोगों ने जिन्होंने कोयले के पावर प्लांट लगाए, जिन्होंने एलएनजी के पावर प्लांट लगाए, और उसका खमियाजा आज कौन भुगतने जा रहा है? मैं और आप जैसे और कई गरीब सार्फिन। और ये एक जो इनका नैरेटिव है कि जी बड़े ये लोग जो है ये अमीर लोग हैं, ये कैसी बातें करते हैं? आप आए किसी छोटी आबादी में निकल जाए, आप चले जाए गाँव में, वो बेचारे 1 केवी का 2 केवी का लोगों ने देखिए जिस तरीके से सोलर लगाया। मुझे पता है, मैं पाकिस्तान के साथ लोगों से कनेक्टेड इसलिए होता हूँ कि लोग कहते हैं शायद ये आवाज़ है। यकीन करें कि लोगों ने अपने बच्चे स्कूल से हटा के उन्होंने सोलर लगवाए। लोगों ने अपने बीवियों के जेवर बेच के लगाए। लोगों ने अपने जानवर मवेशी स्पेशली किसानों ने, काश्तकारों ने ये सोलर लगाए। तो अब आप कहते हैं इन लोगों के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सबक है जो पूरी दुनिया भी देख रही है, वो ये देख रही है कि पाकिस्तान में जब एक आम आदमी को ताकत दी जाए कि जो अपना फैसला करता है ये बिजली पैदा करने में, देखें उन्होंने कितने बेहतरीन फैसले किए हैं। वो एक सस्ती बिजली लेके और ग्रिड में भी दे रहे हैं। जबकि आप देखें इस पाकिस्तान के अवाम के साथ ये इन बड़े बड़े लोगों ने क्या किया। लेकिन और अब्बासी अफसोस की साहब, बात है कि अब यही लोग, अब्बासी साहब, मुझे कह लेने दीजिए। जी जी सर, अब्बासी साहब, गुजारिश ये है कि आप ये फरमाइएगा कि ये हुकूमत तो 2 साल से ये शोर मचा रही थी कि हम बिजली सस्ती करेंगे। वज़ीर आज़म साहब बार बार खुशखबरी सुनाते थे, अवैस लगारी साहब कहते थे कि हम इस पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो बिजली सस्ती अब अगर इन्होंने सनतों के लिए की है तो अच्छी बात है। सनतें जितना फ़रोग पाएंगी उससे इकॉनमी आपकी बेहतर होगी। लेकिन एक ऐसी इकॉनमी बेहतर होने का क्या आप समझते हैं कि एक आम पाकिस्तानी को, गरीब पाकिस्तानी को फ़ायदा होगा? उसकी तो आपने कबर तोड़ दी है टैक्स लगा के। इमरान भाई, जो इंजीनियरिंग है या जो पावर सेक्टर है, ये एक सिंपल मैथमेटिक्स या एक हिसाब किताब है। कोई दुनिया में मजहब, कोई कानून 2 + 2 को 4 ही कहेगा, 5 नहीं कहेगा। सबको पता है कि अब जब बड़ा प्रेशर पड़ा इंडस्ट्री का, स्पेशली ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ऑफ टमा का, तो उन्होंने ये किया बिजली तो हम कम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम ये काम ये भी कर रहे हैं कि अब जो छोटे सार्फिन हैं उनका गला घूंट के उनको उनको ख, उन उनकी यानी हमारी इकोनॉमी कास्ट पे, यानी हमें बिलिंग करके
ये कौन सी इंडस्ट्री है, ये कैसे चलेगी? जबकि आपके देखिए, हम दूर की बात नहीं करते, हम यूरोप की बात नहीं करते, अमेरिका नहीं करते, इसी रीजन में बांग्लादेश ने भी एलएनजी मंगवाई, इंडिया भी एलएनजी हमसे पहले की मंगवा रहा है, उनके भी कोल पावर प्लांट है। वहां तो बिजली इंडस्ट्री के लिए महंगी नहीं है। आज भी बिजली का देखा जाए तो वहां पे 6 सेंट 7 सेंट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो गुर्बत और बढ़ेगी। किस तरह बढ़ेगी? देखिए, घरेलू सार्फिन पैसे जमा दे रहे हैं, कमर्शियल यानी जहां से आप डबरोटी ले रहे हैं, अंडे ले रहे हैं, वो कहां से पैसे पूरे करेगा? वो चीजें महंगी करके पैसे पूरे करेगा। तो ये जो बेसिकली पॉलिसी बनाने वालों ने कभी ये नहीं कहा कि जो इनके 2015 के आईपीपी थे उनको जरा करें ना रीनिगोशिएट। और वैसे बात ये है कि मैं आपको सच बताऊं, आईपीपी के साथ जो रीनिगोशिएशन हो रही थी वो कहाँ गई है? इमरान, बड़ी दुख भरी दास्तान है इस पाकिस्तान में, जहाँ पे हम सारे मुसलमान हैं और कुछ अर्से बाद, ये 2 दिन बाद 3 दिन बाद रमजान भी शुरू हो जाएगा। लेकिन जब मौका मिलता है, हमारी जो एलीट है, ये जो हमारे उमरा है, इन्होंने पाकिस्तान को इस काबिल ही नहीं छोड़ा। ये वज़ीर-ए-आज़म के अल्फाज में बता दूं कि हम पाकिस्तान में पावर सेक्टर जो है वो हमारी, जिसे कहते हैं, अब हम इसको अफोर्ड ही नहीं कर लेकिन सर सकते। हुकूमत तो अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, सनतों को भी थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर रही है, अगर बिजली सस्ती करके फिर ये कोशिश की जा रही है कि हमारी जो बरामदात हैं वो प्रमोट की जा सके। अपनी तरफ से तो कहीं ना कहीं कर रही है फैसले। अब आने वाला वक्त बताएगा किस हद तक वो फ़ायदेमंद साबित होते हैं। लेकिन सर एक और इनिशिएटिव जो हुकूमत की जानिब से लिया गया है फ़ैन रिप्लेसमेंट के हवाले से, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं इस प्रोग्राम को? और रिप्लेसमेंट से बिजली की तलब में 5000 मेगावाट तक कमी वाकई होगी। इस मंसूबे पर आप क्या कमेंट करेंगे? इससे क्या फायदा होगा हमें मजीद? मेरा ख्याल है कि ये शुरू हुआ था 2009 में। उस अच्छा। वक्त बिजली की बड़ी किल्लत थी, लोड शेडिंग थी, बड़ा प्रॉब्लम था। अब पाकिस्तान में बिजली तो लेने वाला कोई नहीं है। 46,000 मेगावाट है टोटल, हमारी कंजम्पशन 8,000 मेगावाट है। इस मुल्क का अलमिया देखे, अब जाके पंखे आप रिप्लेस कर रहे हैं 17 साल के बाद। मुझे ये बताइए, होना तो ये चाहिए कि ऐसा इंसेंटिव दें कि लोग बिजली और इस्तेमाल करें, जैसे मोबाइल फोन में पैकेज और डालें और उसको सस्ता दें ताकि लोग बिजली इस्तेमाल करें। अब ये पंखे रिप्लेस कर रहे हैं और उसके लिए मुझे मिनिस्टर एनवायरनमेंट की बातें देख के, देखिए, पाकिस्तान में आप हर तरह का ड्रामा, हर तरह का, ये मैं नसरबाजी कहूँगा, ये आपको यहाँ नजर आई। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि एक तरफ एक जुबान में हम ये कहते हैं पूरी दुनिया को कि जी पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये देखें 2010 की फ्लड भी है, 2020 की भी है, हमें पैसे दें। इनको ये नहीं पता कि क्लाइमेट चेंज बेसिक है क्या। आप यकीन करें, ऐसे अखबार से पूछें, मुसद्दक मलिक से पूछे है क्या। ये जब हाइड्रोकार्बन जलता है, यानी गैस जलती है, चाहे कोयला जलता है, जब तेल जलता है, तो क्या है, हमारी गैसेस फजा में आती। तो इसका हल क्या है? सबसे पहले पावर सेक्टर जो 30 से 32% कंट्रीब्यूट करता है, कोयले के जो पावर प्लांट चलते हैं, जो एलएनजी के पे चलते हैं, जो तेल से चलते हैं, इसको बंद किया जाए। इसका सवाल ये है, यानी ये लोगों ने हल निकाला। और जो तीसरी एक बड़ी बात है, हमने पता नहीं दुनिया में कितने कितने सेमिनार्स किए, ये किए कि एक चीज है एनर्जी सिक्योरिटी, कि आपको ना कोयला लाना पड़े साउथ अफ्रीका से, ना लाना पड़े इंडोनेशिया से, ना ऑस्ट्रेलिया से। आजकल तो यही हो रहा है, ना एलएनजी कतर से लाना पड़े। आपका देखिए अपना सूरज, अपनी इसके पर कोई किसी से कोई इसके लिए फ्यूल बाहर से नहीं लेके आते। इसे कहते हैं एनर्जी सिक्योरिटी। ये तीनों चीजें जब ये हल कर रहे हैं तो क्या तकलीफ हुई है। लेकिन एक पाकिस्तान के एक आम देखने वाले को, ये 250 करोड़ को शहीद, यही नहीं पता इनकी अपनी बातों का ही एक दूसरे से तजाद होता है। और बेचारे क्या करें जी, हम बिजली की कीमतें कम करें जी इंडस्ट्री के लिए, 4 रुपए कम की दुकान डाल दिया आपने, घरेलू साफे में डाल दिया। ये कौन सी महंगाई कम होगी? इससे कौन सी आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी? अभी भी इंडिया के बराबर एट पार नहीं आई। बिल्कुल, छोटे असल घरेलू जो जो इशू बिजली है वो सार्फिन थे करना उन ये पर बोझ नहीं डालना चाहिए था, बजाय कि आप सनतों को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए छोटे सार्फिन पर बोझ डालते, जो कि शायद आने वाले वक्त में मजीद मुश्किलात भी बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस सारे मामले पर हमें बता भी रहे थे। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।